अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रारंभिक सार्वजनिक जीवन आरएसएस से जुड़ा होने के कारण उनकी राजनीतिक कार्यप्रणाली पर उनके सिद्धांतों की छाप रही है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी में जो संस्कार आए हैं और उनका सोच जो विकसित हुआ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो दर्शन है और उसकी जो दृष्टि है, निश्चित तौर पर उसने अटल बिहारी वाजपेयी को काफ़ी परिमार्जित किया। उनके बचपन के जीवन को और प्रौढ़ावस्था का जो उनका जीवन रहा, एक संघ के प्रचारक के रूप में जनसंघ में उनकी जो भूमिका रही और उसके बाद में अन्य आंदोलनों में जो उन्होंने अपने कार्यों द्वारा जो परिलक्षित किया, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो चिंतन है और उनकी जो कार्यप्रणाली है और उसमें जो अनुशासन है, उसमें जो धैर्य और सहनशीलता का भाव है और एक जो संगठन में एक भावनात्मक अनुराग और विश्वास की जो बात है, वो अटल जी के जीवन में देखने को मिलती है और यह निश्चित तौर पर उनके ऊपर संघ का गहरा प्रभाव परिलक्षित करती है। नेक्स्ट सवाल है मेरा, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन में हिंदुत्व विचारधारा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? निश्चित तौर पर वो हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं और हिंदुत्व का विचार उनके कर्म से और उनके आचरण से हमें परिलक्षित होता है। लेकिन वो ऐसे जड़तावादी और रूढ़िवादी हिंदू नहीं है। उन्होंने कुछ नए अनुप्रयोग भी किए हैं। उनका ये मानना था कि जो हिंदुत्व के अंदर जो कर्मकांडी जो भाव है, उसके द्वारा जो जड़ताएं आई हैं, उनको वर्तमान समय की चुनौतियों, वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें परित्याज्य भी करना चाहिए और नई समय की जो मांग है उसके अनुरूप स्वीकार करना चाहिए। और यही जो संकल्प है सनातन धर्म का, सनातन हिंदू विचार का, वह जीवित रखने के लिए जरूरी भी है और इसका उनके जीवन पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। सर, नेक्स्ट सवाल है मेरा, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीतिक कार्यप्रणाली में स्वयंसेवक संघ का हस्तक्षेप रहा है? स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी की कार्यप्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वो हस्तक्षेप करने वाली संस्था नहीं है। उसका अपना पृथक अस्तित्व और व्यक्तित्व है। हाँ, उसके संपर्क में आने के बाद में व्यक्ति अपने मानसिक विश्लेषण से जो करे वो उसका स्वतंत्र निर्णय होता है। निर्णय प्रक्रिया में संघ की कोई भूमिका रहती नहीं है, कभी नहीं रही। नेक्स्ट सवाल है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अपने या अन्य दलों के दबाव में निर्णय लेते थे? अटल जी का जीवन ऐसा है कि उन्होंने किसी का दबाव स्वीकार नहीं किया। वो स्वतंत्र थे अपने निर्णय लेने में। इसे स्वच्छंद नहीं कहा जा सकता, लेकिन निर्णय लेते समय वो सभी विचारधाराओं के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सलाह मशवरा और सहमति बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन निर्णय उनका अपना स्वयं का होता था और इतने विशाल व्यक्तित्व के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल या कोई अन्य विचार जो इतना परिशुद्ध और परिमार्जित हो चुका हो उस पर दबाव डाल सकता है और दबाव में उनसे कोई काम करवा सकता है। वो काम ना करना पसंद करेंगे लेकिन उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन काम को छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस बात में भरोसा करते थे, न दयनम न पलायनम। ये विचार उनके जीवन का था। पलायन करके नहीं जाते थे और अपनी बात पे दृढ़ रहते थे, लेकिन किसी का दबाव भी स्वीकार नहीं करते। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीतिक कार्यप्रणाली में अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपात या भेदभाव दिखाई देता है? ये भेदभाव और पक्षपात का क्या आशय? क्या मतलब भेदभाव पक्षपात का? उन्होंने कभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक और जाति और धर्म और अन्य आधार पर उनका कोई भी व्याख्यान आप उठा करके देखें, इस प्रकार से हमें देखने को नहीं मिलेगा।
उन्होंने समग्रता की बात की है, एकता की बात की है, समन्वय की बात की है। विघटन और व्याग्रता का विषय उनके जीवन में नहीं रहा। इसलिए उन्होंने जो भी किया वो भेदभाव बढ़ाने के लिए और किसी एक जाति और किसी एक वर्ग को कम और अधिक आंकने की दृष्टि से नहीं किया। उनकी दृष्टि में सभी वर्गों का समानुपात में राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में समान भूमिका है। और जो किन्हीं कारणों से किन्हीं उनमें वंचित रह गए हैं, उन्हें निश्चित तौर पर समाज की मुख्य धारा में लाना और उनके जीवन को उन्नतशील बनाना, यह उनका लक्ष्य था। निश्चित तौर पर यह जो विचार आए हैं, उनके जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो योजनाएं निकली, दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित होकर उन्होंने अंत्योदय की योजनाओं को जो मूर्त रूप देने का प्रयास किया। आप जब देखेंगे तो आपको अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं मिलेंगी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन और उनके व्यवहारिक स्वरूप से प्रभावित होती हैं। ये बात उनके जीवन में देखने को मिलती है। अगला सवाल है मेरा, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक जीवन में साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है? हाँ, वो साहित्यकार थे, भावुक थे, हृदय स्पर्शी थे, सहनशील थे। निश्चित तौर पर व्यक्ति जिस मन स्थिति में जिंदा रहता है, जिस मन स्थिति में विचरण करता है, उसका प्रभाव उसके कार्यकलापों पर तो देखने को मिलता ही है। वो एक सॉफ्ट या मृदु भाषी, लेकिन निर्णय लेने में वो काफी दृढ़ थे। एक बार जो निर्णय लिया, वैसे तो निर्णय वो बहुत सोच समझ के लेते थे, लेकिन निर्णय में भी भावनाओं की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। भाव प्रधान थे, लेकिन वो यथार्थ को भी जानते थे। यथार्थ के आगे केवल भावनाओं की बीन नहीं बजाते थे। दोनों में एक संतुलन रखने का काम था। और जिसका हृदय जितना परिशुद्ध होता है, वह मेरे तेरे में, इसमें उसमें भेद नहीं कर पाता है, नहीं करता है, वही भावुक होता है। और जो भावुक है वो कवि हृदय है, और जो कवि हृदय है वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं सोचता। सर, अगला सवाल है मेरा, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी विरोधी दल के नेता के रूप में भारत के सबसे लोकप्रिय विपक्षी नेता जाने जाते हैं? निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्प के साथ में उन्होंने जिन बातों को उठाया, एक विरोधी दल की भूमिका उन्होंने निभाई। अपने राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाने में उनकी भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लोकसभा में 2 सीटें जीतने के बाद जब उन्होंने जो प्रश्न किए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, सरकार को उन्होंने घेरा, उनकी नीतियों की कटु आलोचनाएं की और अपने मन में क्या विषय और क्या विचार है, क्या परिकल्पना है एक भारत के निर्माण के लिए, भारत को उन्नतिशील बनाने के लिए, इन विचारों से लोकमत को प्रभावित किया। लोकमत ने, आम जनता ने उनकी बातों पर भरोसा किया और 2 से लेकर के अंततः उन्होंने एक सरकार बनाई। 3 बार उन्होंने सरकार बनाने का मौका उनको मिला। यह निश्चित तौर पर एक विपक्षी राजनीतिक दल के रूप में उनके जो कार्य रहे, उनकी यदि हम समीक्षा करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हारने के बावजूद भी वह पीछे नहीं हटे। उनकी एक बहुत अच्छी कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। न तो वो हार मानते थे और न किसी से दुश्मनी मानते थे। अपने कार्य को और दृढ़ता और मजबूती से खड़ा करना चाहते थे। जब लोकसभा में 2 सीटें आईं, उन्होंने लोकसभा में और लोकसभा के बाहर लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। जब उनकी सरकार गिरी तो उनका जो भाषण है
कि मैं राष्ट्रपति को त्याग पत्र देने के लिए जा रहा हूं, यह इस बात को, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है इस बात को इंगित करती है कि उनके मन में कितना दृढ़ साहस था, दृढ़ विश्वास था, क्योंकि उन्होंने कभी गलत नहीं किया और वो गलत को प्रोत्साहन भी नहीं करते थे। अनेक ऑफर उनके पास में आए, लेकिन उन्होंने सभी जो प्रस्ताव थे उनको ठुकराया। उन्होंने कहा नहीं, राजनीति में गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत परंपरा का निर्माण नहीं होना चाहिए। जो सत्य है, यदि हमें बहुमत नहीं है तो हमें गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर मैं समझता हूँ इसमें मिल गया होगा। जी, थैंक यू सर। सर, अगला सवाल है, विरोधी दल के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी पर आरएसएस की विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। विरोधी दल के रूप में क्यों, उनके संपूर्ण जीवन पर दिखाई देता। जी। ऐसा नहीं कि जब वो सत्ता में थे तो कुछ और विचार करते थे और सत्ता से बाहर थे तो कुछ और विचार करते थे। सत्ता में रहना और सत्ता से बाहर जाना दोनों ही स्थिति है। सत्ता में रहकर और सत्ता से बाहर दोनों ही स्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस को, हिंदुत्व के विचार को, सनातन मान्यताओं को, सामाजिक जीवन शैली को, सांस्कृतिक मूल्यों को हमेशा जिंदा रखा और उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का विकास विशुद्ध राजनीति एक दूसरे पर छींटाकशी से नहीं होगा। हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा, अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं के साथ अपने आप को खड़ा करना होगा। यदि आवश्यक पड़े तो उनमें परिमार्जन करते हुए अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और यही उन्होंने एक विरोधी दल के रूप में भी किया और सार्वजनिक जीवन में भी किया। सर, ऐसे ही लास्ट टाइम जब वो आपकी अदालत से इंटरव्यू में आए हुए थे वाजपेयी जी, तो सर आम जो पब्लिक बैठी रहती है उन्होंने एक सवाल किया था सर से, मतलब जनरली मैं आपको पूछना चाह रही हूँ, बता रही हूँ कि सर पब्लिक ने ये सवाल किया था कि लोगों का ऐसा मानना है अदर पार्टी का कि आप कुछ काम अच्छा नहीं कर रहे हैं या आप सिर्फ बीजेपी में सिर्फ नाम के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि दो चीज़ हो सकती है, या तो पेड़ बुरा होगा या फल बुरा हो सकता है। तो या तो फल बुरा होगा या पेड़, मतलब सर ये समझ नहीं आया था मेरे को, पर उनका ये सेंटेंस बहुत अच्छा था। नहीं, फल बुरा होगा या पेड़ बुरा बात अलग है। हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। हाँ सर। और इसमें क्या है, उन्होंने तो ईमानदारी से अपना कृत्य किया, उन्होंने कर्म किए। बहुत से लोगों को वाजपेयी जी बहुत पसंद है जी, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं है, तो इसके लिए क्या करा जा सकता है। यह व्यक्ति को स्वयं इंट्रोस्पेक्टिवली अपने अंतर मन में झांक के देखना पड़ेगा, क्या वास्तव में यदि वो डिसलाइक करता है अटल बिहारी वाजपेयी को, वो पसंद नहीं करता है, तो उसके अपने नितांत व्यक्तिगत कारण हैं या दलगत कारण हैं या जातिगत कारण हैं या अन्य प्रकार के कारण हैं। क्योंकि वो किसी वर्ग विशेष या जाति को ध्यान में रखते हुए न तो उन्होंने कविताएं लिखी हैं और न उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। वो तो सर्व मानव के लिए, सामान्य जन के लिए बोलते थे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कह रहा हूँ उससे सभी लोग सहमत हों। जी सर, अगला सवाल है, क्या विरोधी दल के नेता के रूप में अनेक बार इंदिरा गांधी जी पर लगाए गए आरोप सुसंगत थे? क्या मतलब है आपका इससे? सर मतलब वाजपेयी जी बीजेपी से थे और इंदिरा गांधी जी कांग्रेस पार्टी से थी, तो वो हमेशा इंदिरा गांधी जी की तारीफ ही करते थे, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि क्या विरोधी दल के नेता के रूप में होकर भी वो इंदिरा गांधी पर जो आरोप लगाया? नहीं, आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यों का मूल्यांकन किया, संसद के अंदर उनके प्रति बताया कि आपने जो काम किए हैं उन कामों में ये खामियां हैं। खामियां गिनाना, खामियां निकालना विरोधी दल के नेता का काम होता है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आम जनता तक उन कमजोरियों को बताना, उनकी पॉलिसी में, उनकी नीतियों में क्या
अभाव है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, यही तो वाजपेयी जी ने किया। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं आता है जैसा कि आपने पूछा है। हाँ सर, वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को तो दुर्गा कहकर भी उनको उपाधि दी। नहीं, वाजपेयी जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा नहीं कहा। एक भ्रामक प्रचार रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की आप स्पीच सुनिए, उन्होंने इसको खंडन किया है कि उन्होंने पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कभी भी इंदिरा को दुर्गा के रूप में स्वीकार नहीं किया और ना कहा है। आपको यदि आप आवश्यक समझेंगे तो मैं अटल जी का वो इंटरव्यू आपको सुनवाऊंगा जिसमें उन्होंने इस बात पर अप्रसन्नता तो नहीं कहूँगा लेकिन ये कहा है कि मैंने इंदिरा को इमरजेंसी के बाद या 71 के चुनाव के बाद मैंने दुर्गा के रूप में पार्लियामेंट में या कहीं भी नहीं कहा। ये आप इस भ्रम को निकाल दीजिएगा और इसकी सत्यता की पुनः जांच कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसकी भी जांच करिए और अन्य जो आम जनता में है उसकी भी जांच करिए। मैं आपको निश्चित तौर पर उनकी वो स्पीच आपको बिल्कुल, अगर आपके पास स्पीच होगी सर, मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगी। मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैंने जितने लोगों का भी इंटरव्यू, नहीं ये गलत, बिल्कुल गलत है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो इंटरव्यू पूरा अपने थीसिस में इस्तेमाल कर सकती हैं और ये बता सकती हैं कि एक व्यक्ति के नाम को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति के नाम को किस प्रकार से उत्कृष्ट बनाने और समर्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर आपका ये जवाब तो मेरी थीसिस में बहुत वर्डन लगेगा सर, क्योंकि ये अब तक 100% लोगों ने यही कहा कि उन्होंने दुर्गा कहा। ये फर्स्ट टाइम मैं जो 1% कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। मैं 99% लोगों को नहीं मानता, ये गलत है। सर हो सकता है अगर ये स्पीच मुझे मिल जाए मैं आपको दूंगा ना, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको दूंगा, ये स्पीच दूंगा। सर नेक्स्ट सवाल है मेरा, क्या 1971 के भारत पाक युद्ध में विपक्षी नेता के रूप में उनकी भूमिका राष्ट्रहित में सबसे सराहनीय रही है? हाँ, निश्चित तौर पर। व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित और राजनीतिक हितों से ऊपर राष्ट्र होता है। क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं, यदि राष्ट्र नहीं है तो दल कहां से आएंगे? राष्ट्र नहीं है तो व्यक्ति की अस्मिता और व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो कैसे संरक्षित रहेंगे? राष्ट्र यदि हम संरक्षित करेंगे, राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हम आपस में लड़ेंगे लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति यदि हमारे ऊपर आक्रमण करता है या हमारी आलोचना प्रत्यालोचना समालोचना करता है तो निश्चित तौर पर हम एकजुटता के साथ में उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी दूसरे को यह एहसास नहीं होने देंगे कि हम लोग किसी एक मुद्दे पर पृथक हैं। और यही बात 71 के युद्ध में वाजपेयी जी ने की, इंदिरा जी की तारीफ की। लेकिन ये मैं फिर कहता हूँ, उन्होंने दुर्गा का अवतार नहीं बताया, तारीफ की उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनकी दृढ़ता और उनके निर्णय लेने की क्षमता और उनकी दूरदृष्टि, इन सबको उन्होंने सराहा। लेकिन दुर्गा का अवतार तो। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्षी नेता के रूप में इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी दोनों प्रधानमंत्री के समय एक समान लोकप्रिय रहे? इंदिरा गांधी के समय और राजीव गांधी जी के समय हाँ लोकप्रिय रहे हैं प्रधानमंत्री के समय में। जो राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी सर। उस समय तो सर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो तो बीजेपी से सर उनको फॉरेन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कभी कम नहीं हुआ, दिनों दिन बढ़ता गया। 1971 में जितने लोकप्रिय थे उससे कई गुना अधिक राजीव गांधी के कार्यकाल में लोकप्रिय थे, क्योंकि राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो दृढ़ता और सुदृढ़ता प्रदान करी और अदर पार्टी होने की वजह से उनको विदेश मंत्री भी बनाया था और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने की वजह से और उनको निश्चित तौर पर क्या यह सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण सुनने के लिए कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता भी सभा में सम्मिलित होते थे? हाँ, क्यों नहीं जाते थे। लोगों ने पार्लियामेंट में भी स्वीकार किया है। और अटल जी जब बोलने खड़े होते थे तो सब लोग उनको ध्यान से सुनते थे, उनका भाषण नहीं सुनते थे, उनके एक एक शब्द की गहराई में घुसने की कोशिश करते थे। नेतृत्व की ओर में विलक्षण क्षमता है और वो इतने अद्वितीय विलक्षण नेतृत्व के धनी हैं कि उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द अपने आप में गहरा अर्थ रखता है।
उनके संपूर्ण भाषण में से आप एक शब्द यदि निकालें तो भाषण पूरा डगमगा जाता है। हर शब्द का महत्व है और इसीलिए उनकी नेतृत्व क्षमता में जो कुशाग्रता है, पैनापन है, व्यक्ति को अपनी ओर खींचने का जो भाव है, वो केवल भाषण देकर के व्यक्ति को अपनी ओर खींचते नहीं थे, वो व्यक्ति को संगठित नहीं करते थे, व्यक्ति में परिमार्जन की प्रक्रिया आरंभ करते थे। वो उनकी बात को सुनकर के उन जैसा बनने की कोशिश करता था, उनके विचारों को सुनकर के उस प्रकार से सोचने की प्रक्रिया आरंभ करता था। उनको विचारों को सुनने के बाद और बनने की कोशिश करने के साथ साथ में वो ये सोचता था कि मेरी भी आम सभा में इतनी भीड़ हो, लोग मेरे भी इतने अनुयायी हों, इतने फॉलोअर्स हों। कई राजनेताएं हैं, आप यदि उनसे साक्षात्कार करेंगे तो कई लोगों ने अटल जी जिस प्रकार से मुग्ध होकर के आंखें बंद करके दोनों हाथ हिला करके, कभी कभी एक हाथ कमल की तरह बना करके और 5, 10, 20 सेकंड के लिए शांत हो जाते थे, हजारों लाखों लोगों की भीड़ में कोई शोरगुल नहीं होता था। उन्हें लगता था लोगों को कि अब कोई नया ऐसा शब्द निकलेगा जो इन सबको धराशायी कर देगा, और वो उस शब्द की प्रतीक्षा करते थे। यही बात उनकी पार्लियामेंट के अंदर है।